नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ताइवान के पास तैनात किए महाविनाशक युद्धपोत सबमरीन और पेलोसी कर सकती है दौरा, चीन हुआ लाल। जी दोस्तों, चीन ने अमेरिका को धमकाया था कि अगर पेलोसी ने दौरा किया ताइवान का तो वो उस एयरक्राफ्ट पर हमला बोल देंगे, लेकिन अमेरिका ने अब चीन को लाल कर दिया है और चीन के करीब महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन को ठहरा दिया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना चाहिए, तमिलनाडु के राज्यपाल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी का मिशन 2024 पूरा करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा सबसे अहम रोल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा का बड़ा दावा, देश में रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। जेपी नड्डा ने बताई इसकी वजह और कांग्रेस पर किया तीखा हमला। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मूल्य वृद्धि पर लोकसभा में वित्त मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने ताइवान के पास तैनात किए महाविनाशक युद्धपोत सबमरीन, पेलोसी कर सकती हैं दौरा, चीन हुआ लाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की धमकी से बेअसर अमेरिकी सेना ने देश की संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अमेरिकी नौसेना अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर और विशाल प्लेन को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर रही है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा की अभी अमेरिका की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि नैन्सी पेलोसी मंगलवार की शाम को राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं और इस बीच चीन ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना चाहिए, तमिलनाडु के राज्यपाल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला और मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करता है उसके साथ बंदूक से निपटा जाना चाहिए। रविवार को तमिलनाडु के कोच्चि में आंतरिक सुरक्षा के लिए समकालीन चुनौतियों विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा कि जब 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला हुआ तो पूरा देश स्तब्ध था। देश को मुट्ठी भर आतंकवादियों ने अपमानित किया था और इस हमले के 9 महीने बाद हमारे तत्कालीन PM और पाकिस्तान के PM ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। दोस्तों, राज्यपाल ने सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान को करारा जवाब बताते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद हमने अपनी वायु शक्ति का उपयोग करके बालाकोट में पाकिस्तान पर पलटवार किया। संदेश ये था कि यदि आप आतंकवाद का काम करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा वर्तमान में मनमोहन सिंह के शासन के समय की तुलना में बेहतर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी का मिशन 2024 पूरा करने में उत्तर प्रदेश निभाएगा सबसे अहम रोल। जी हाँ दोस्तों, आम चुनाव में अभी समय है, करीब 2 वर्ष बाकी हैं और इसीलिए प्रदेश में चुनाव को लेकर कोई सियासी हलचल भी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी अथवा कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के नेता फिलहाल एयर कंडीशन रूम में बैठकर सियासी तकरीरें करने में लगे हैं। किसी भी दल के नेता को अपना खोया हुआ जनाधार कैसे वापस हासिल हो या फिर पार्टी में चल रही बगावत को कैसे थामा जाए, इस बात की चिंता नहीं है। कोई परिवारवाद में उलझा हुआ है तो किसी पर ED का हंटर चल रहा है, जबकि सियासत के खेल में भारतीय जनता पार्टी की इस समय बल्ले बल्ले है और उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सहित कई राज्यों में उसकी सरकार है और वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में रहेगी तो सिर्फ बीजेपी, जेपी नड्डा ने बताई वजह, कांग्रेस पर तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। पटना में भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा ने कहा कि कई दल समाप्त हो गए, जो बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हमारे पास विचारधारा है, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, ये कैडर आधारित पार्टी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि 40 साल लगाकर भी अब कांग्रेस हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने ये भी बताया कि देश भर में बीजेपी के 215 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं और 512 बीजेपी कार्यालय पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मूल्य वृद्धि पर लोकसभा में वित्त मंत्री के जवाब के दौरान
कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर लोकसभा में आज चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, लेकिन इससे नाखुश कांग्रेस के सांसद वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान ही सदन छोड़कर चले गए। विपक्षी सदस्यों की लगातार टोका-टाकी और शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 7% के नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों के कारण हम दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में मंदी आने का सवाल ही नहीं है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि हमने इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी। हम सभी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी संसदीय क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त मदद दी जाए और मैं मानती हूं कि सभी सांसदों और राज्य सरकारों ने इस बारे में अपनी भूमिका निभाई है, अन्यथा भारत नहीं होता जहां उसकी तुलना दुनिया के अन्य हिस्सों से की जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2025 कुंभ मेले के लिए क्या है तैयारी, पर्यटन मंत्रालय ने इसको लेकर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले अगले कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस संबंध में लोकसभा में फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने सोमवार को सरकार से सवाल किया कि संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आगामी कुंभ मेले के लिए तैयारियों का ब्यौरा क्या है। एक लिखित सवाल में पटेल ने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं की सूची क्या है और इस प्रायोजन के लिए कितनी राशि खर्च की जाने की संभावना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संगम नगरी प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले 2025 के सफल आयोजन के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 10 साल पुराने करजन पुल को रिवर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। अपने लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उत्तर प्रदेश दिखलाना और विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की पहचान कर उनका सौंदर्यीकरण करना शामिल है। साथ ही प्रयागराज के सभी प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों के लिए स्वागत द्वार बनाना भी शामिल है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में अगले 5 सालों में 220 हवाई अड्डे बनाने की है योजना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है इसकी जानकारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा जब केंद्र की सत्ता में आई तभी से उस समय देश में कुल 74 हवाई अड्डे परिचालनरत थे, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 142 हो गई है और अगले 5 वर्ष में उसकी योजना 2020 हवाई अड्डे विकसित करने की है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में 74 हवाई अड्डे कार्यशील थे, जबकि वर्तमान में 8 हेलीपोर्ट तथा 2 वाटर एयरड्रोम सहित 142 हवाई अड्डे कार्यशील हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली। लश्कर तैयबा का आतंकी इरशाद अहमद हो गया है ढेर। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने की है ये बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादी की पहचान इरशाद अहमद के रूप में की गई है, जो कि बारामूला के पट्टन का रहने वाला था और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिले के बिन्नेर क्षेत्र में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद शनिवार शाम को इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर क्षेत्र की पुलिस ने ट्वीट किया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान इरशाद अहमद भट्ट के रूप में की गई है, जो बारामूला के पट्टन में रहने वाला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका की शरण में पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा, IMF के आगे फिर फैलाया हाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात को देखते हुए आर्थिक मोर्चे पर समर्थन मांगने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आर्मी प्रमुख बाजवा को अमेरिकी अधिकारियों से बात करने
और IMF फंड के शीघ्र वितरण के लिए राजी किया था। द न्यूज़ इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री और बाजवा ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट जैसी स्थिति से बचाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार बाजवा ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री को फ़ोन किया और उनसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के वितरण में तेजी लाने की अपील की। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खाड़ी देश से पैसा लेकर इमरान ने चीन के CPEC को कर दिया फेल, मौलाना फजलुर रहमान ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चीन के खिलाफ हुई बड़ी साजिश। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को CPEC को पटरी से उतारने और ग्वादर पोर्ट परियोजना को डुबाने के लिए खाड़ी देश द्वारा पैसे दिए गए। और वहीं JUIF प्रमुख ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के आदिवासी बुजुर्गों के एक जिरगा में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि PTI ने देश की अर्थव्यवस्था के पिलरों को तबाह कर दिया। और उन्होंने कहा कि इसमें चीन का CPEC भी था, जो सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि एक पूर्ण आर्थिक पैकेज था, लेकिन उसको खाड़ी देशों से पैसा लेकर साजिश के तहत इमरान खान ने तबाह कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर ने सिखाया सबक, 1 फीट दूर बैठे पाकिस्तान के विदेश मंत्री से SCO मीटिंग में नहीं की बात। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध लगातार चल रहा है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लताड़ लगाता है और इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से इस मामले में कोई सुधार नहीं देखने को मिलता। पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ और आतंक फैलाने के लिए आतंकियों की मदद करती है और इस बीच उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी ने हिस्सा लिया था, लेकिन S जयशंकर ने उनसे बात और मुलाकात नहीं की। बैठक में दोनों विदेश मंत्री आसपास ही बैठे थे, लेकिन इस दौरान भी दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। ताशकंद में हुई इस SCO की बैठक में सभी सदस्य 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन S जयशंकर ने इस दौरान भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर देखा तक नहीं। और इस घटना के बाद पाकिस्तान की मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल के जरिए बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराए जाएंगे 1 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज और ये जगह होगी खास। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच गुजरात में 1 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 3 दिन की अवधि के दौरान लोग अपने घरों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भवनों के ऊपर भी तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम गुजरात में 7 जगहों पर होंगे और विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये स्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चयनित स्थान में भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, पोरबंदर में कीर्ति मंदिर, नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नवसारी में दांडी नमक सत्याग्रह स्मारक और कच्छ में श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की बढ़ गई कमाई। जुलाई में GST कलेक्शन शानदार 1,48,995 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर GST कलेक्शन के जुलाई महीने के आंकड़े आ गए हैं और पिछले महीने के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में GST कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28% बढ़ गई है। GST कलेक्शन से जुलाई के महीने में सरकार खजाने में 1,48,995 करोड़ रुपए आए। वहीं पिछले महीने GST का कलेक्शन 1,44,616 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई 2021 में GST कलेक्शन 1,16,393 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई महीने में आई GST कलेक्शन की रकम किसी भी एक महीने में टैक्स कलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जुलाई महीने में ग्रॉस GST कलेक्शन 1,48,995 करोड़ रहा। इसमें सेंट्रल GST कलेक्शन 25,751 करोड़, राज्य GST कलेक्शन 32,807 करोड़, इंटीग्रेटेड GST कलेक्शन 79,518 करोड़ और सेस की मदद से सरकारी खजाने में कुल 10,920 करोड़ रुपए आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर ID को आधार कार्ड से करें लिंक। चुनाव आयोग ने शुरू किया अभियान। पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। चुनाव आयोग के अनुसार वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मतदाताओं की पहचान स्थापित करना
और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद वेबसाइट में मौजूद फॉर्म 6B को भरने की आवश्यकता है। फॉर्म 6B nvsp.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा और इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव कानून विधेयक वोटर आईडी के साथ आधार को लिंक करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे लोकसभा ने दिसंबर 2021 में ध्वनि मत से पारित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने से एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एलूसा के जंगलों से पकड़ा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में रविवार को सुरक्षा कर्मियों की बड़ी कामयाबी उनको मिली है और बता दें कि बांदीपुरा के एलूसा के जंगलों में 26 असम राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त अभियान में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया है और इस दौरान आतंकवादी के पास से गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन फिर कर रहा नापाक हरकत, डोकलाम में बढ़ी चीनी गतिविधियां, भूटान पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, डोकलाम में फिर चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। चीन की ऐसी नापाक हरकतों के बीच भारतीय सेना अध्यक्ष ने भूटान का दौरा किया। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन ऐसी नापाक हरकतें करता रहा है और इसके लिए वो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जमीन का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकता। एक बार फिर डोकलाम चीनी गतिविधियों के कारण विवादों में आया है। भारत, भूटान और चीन की सीमाओं से लगा यह इलाका हमेशा विवादों में रहा है और इसके विवादों में रहने की वजह चीन द्वारा घुसपैठ करना है। दरअसल डोकलाम क्षेत्र का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करना चाहता है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से पता चला है कि चीन इस क्षेत्र में अवैध रूप से घरों का निर्माण कर रहा है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भारतीय थल सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे भूटान के दौरान पर पहुंचे हैं और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले डोकलाम क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधि और भारत चीन के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर जनरल मनोज पांडे का यह दौरा बेहद अहम है। हालांकि भारतीय सेना अध्यक्ष ने भूटान यात्रा पर बयान जारी कर भारत और भूटान दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती की बात कही है और उन्होंने भूटान की यात्रा के संदर्भ में कहा है कि यात्रा दोनों देशों के शानदार और समय समय पर खड़े उतरने वाले द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाएगी, जिसमें अत्यधिक विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कहा 2024 में पहले से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम, एनडीए में नहीं है कोई मतभेद। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में पहले से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने इसके लिए पार्टी के सभी मोर्चा पदाधिकारियों को अभी से ही बूथ स्तर पर जुटने जाने का आह्वान किया है और ज्ञान भवन में भाजपा के संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति के दूसरे व अंतिम दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव बल्कि 2025 का विधानसभा चुनाव का भी गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। अमित शाह के हवाले से ब्रीफिंग करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद अरुण सिंह ने पत्रकारों को सवाल पर कहा कि बिहार एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया कर रही तारीफ, मोदी सरकार के आलोचक भी कर रहे हैं फैसले की प्रशंसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लिए गए फैसले सही साबित हुए हैं और यहां तक कि उसके आलोचकों ने भी इसको स्वीकार किया है। भाजपा प्रवक्ता के सैयद जफर इस्लाम ने दावा किया कि सरकार के आलोचक भी उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत उस तरह की समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है जिसने श्रीलंका और पाकिस्तान को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा था कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और उसका विदेशी कर्ज भी अपेक्षाकृत कम है। दोस्तों आपको बता दें कि रघुराम राजन ने अतीत में अक्सर सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा विनिमय के अलावा भारत विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतों पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें
भुगतान संतुलन और चालू खाता घाटा शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 125 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अगस्त को महानगर के नागरिकों को 125 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस, कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए 25 वाहनों को भी रवाना करेंगे। नगर निगम में बने डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। कमांड सेंटर के नंबर 1533 पर फोन कर लोग सफाई से जुड़ी शिकायत कर सकेंगे। दोस्तों, 3 अगस्त को मुख्यमंत्री को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेला व अन्य कार्यक्रम में शामिल होने आना है। पहले नगर निगम का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम भी वहीं पर निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।